Hi students, in this video lecture we will study about the introduction and history of microbiology. What is the definition of the microbiology? As the name indicates, micro means small, bio means life, and logy means study. So the word microbiology describes exactly what the discipline is: the study of small living things. Micro means small, bio means living, and logy means to. Characteristics of the microbes include firstly cannot be seen with the naked eye. आप आम आंख से नहीं देख सकते, you need microscope. और सबसे important चीज़ के they are very small, extremely small, and their sizes are less than 0.1 micrometer, and many organisms are harmless. बहुत सारे हैं जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते और बहुत सारे बल्कि ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं टू द ह्यूमन बॉडी. फॉर एग्जांपल स्पेशली जो नॉर्मल फ्लोरा होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में स्किन में इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, दे आर हेल्पफुल और वी नीड them, but in certain condition they are harmful and cause disease. So कुछ ऐसी conditions होती हैं जिस तरह से एक इंसान जो है उसकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उस केस में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहली चीज़ है बैक्टीरिया, आर्किया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ये जो 5 किंगडम्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल मूव टू द हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. के पास्ट में माइक्रोबायोलॉजी में जो साइंटिस्ट हैं उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका काम है वो आज भी कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना हेल्पफुल है माइक्रोबायोलॉजी में. सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है दैट इज़ एंटोनी वॉन लेवेनहुक. उनका जो बर्थ ईयर है दैट इज़ 1632 एंड जो डेथ ईयर है दैट इज़ 1723. सो उनका काम क्या है? इनका काम है डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स फॉर ऑब्जर्विंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप की थी या एक लेंस डेवलप किया था. वो उस लेंस की जो स्पेशलिटी ये थी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो देख सकते थे उससे. सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के काबिल था दैट वाज डेवलप्ड बाय द एंटोनी वॉन लेवेनहुक. और उन ऑर्गेनिज्म को जब इसने देखा तो उनका नाम दिया लिटिल एनिमलक्यूल्स. He was also called as a father of microbiology. He made his discoveries using specialized self-made single lens microscopes. He called them little animalcules. Our next scientist is Edward Jenner. He was an English physician and scientist, and he has pioneered the concept of vaccine in 1796. आजकल जो हम वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं और आजकल जो कोरोना वैक्सीन के नाम से या फिर बच्चों को जो डोजेज़ लग रही होती हैं वैक्सीन्स की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एडवर्ड जेनर ने 1796 में दिया था. और उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन डेवलप की थी दैट वाज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी. तो उसने डेवलप कैसे की कि उस दौर में जो इसका दौर था 1796 वगैरह का जो दौर था उसमें जो स्मॉल पॉक्स की जो डिज़ीज़ थी वो बहुत फैली हुई थी और बहुत डेडली डिज़ीज़ थी. तो अब हुआ कुछ यूँ कि इसने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की. उसने देखा कि स्मॉल पॉक्स की तरह की ही एक डिज़ीज़ है जो कि वहाँ का जो एरिया है, जो भी लोकल एरिया था उसका, वहाँ पे जो काउस को भी हो रही है और उसका नाम था काउ पॉक्स. यानी ह्यूमन में जो थी वो स्मॉल पॉक्स थी और जो काउस में थी वो काउ पॉक्स थी. दोनों सिमिलर डिजीज़ थी. उसी तरह के ब्लिस्टर जो है, ये छाले जो हैं वो ह्यूमंस में भी थे और एनिमल्स में भी थे, जो भी काउ वगैरह थी. और उसने क्या नोटिस किया? उसने ये नोटिस किया कि जो उन गाय के मालिक वगैरह थे या जो भी मिल्क मेड या जो भी उन्हें कहते हैं, वो लोग जो थे उनको भी काउ पॉक्स हुई. काउ से वो इन्फेक्ट हुए तो उनको भी काउ पॉक्स होगी. और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जो काउ पॉक्स है वो ह्यूमन में इतनी स्वेयर इलनेस कॉज नहीं कर रहा कि जितनी कि वो एनिमल्स में काउ पॉक्स जो है वो इलनेस शो कर रहा है, जबकि जो स्मॉल पॉक्स है वो ह्यूमंस में काफ़ी स्वेयर है. तो उसने ये नोटिस की कि ह्यूमन में काउ पॉक्स जो है वो इतना सिम्टम शो नहीं कर रहा.
और उसके अलावा उसने क्या चीज़ नोटिस की, उसने ये चीज़ नोटिस की कि जो कॉ पॉक्स वाले पेशेंट्स हैं ह्यूमंस, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। हालांकि वो इन्फेक्ट तो हो रहे हैं बट उनको हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एक 8 साल के बच्चे पे। ये जो बच्चा नज़र आ रहा है दैट इज़ जेम्स फिप्स नेम था इसका। इस बच्चे पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि उसने क्या किया, एक पर्सन लिया और उसको था कॉपॉक्स, ठीक है, कॉपॉक्स है, और उसने क्या किया, इस जो पर्सन है इसका जो ब्लिस्टर था उससे मटेरियल लिया और इस बच्चे को इंजेक्ट कर दिया, जो भी इसके बाजू पे कट लगा के इसको इंजेक्ट कर दिया। कुछ अर्से बाद इसको कॉपॉक्स हो गया। कॉपॉक्स हुआ लेकिन वो जिस तरह बाकियों को माइल्ड होता है इस तरह इसको भी माइल्ड हुआ, कोई ज़्यादा सिम्टम आए नहीं और ये ठीक हो गया। कुछ अर्से बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि दोबारा से इस बच्चे को इन्फेक्ट कराया स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट का जो जख्म है उससे जो मटेरियल लेकर इस बच्चे को दोबारा से स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कराया। तो इसने ये चीज़ नोटिस की कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ, हालांकि इसको एक्सपोज कराया बड़े डेंजरस पैथोजन से, इसको स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। यहाँ से उसने ये कॉन्सेप्ट लिया कि जो कॉपॉक्स की जो मटेरियल था उसको इंजेक्ट करने की वजह से बच्चे में जो है वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने वहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप किया वैक्सीन का कि हम जो हैं वो जो भी कॉपॉक्स का जो मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना सकते हैं। और इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि जो स्मॉल पॉक्स और जो काउ पॉक्स है दोनों को वायरसेस जो हैं वो सिमिलर हैं। उस सिमिलर होने की वजह से क्या किया, जब बच्चे में इंजेक्ट किया गया काउ पॉक्स तो उसने समझा, बॉडी ने समझा कि ये स्मॉल पॉक्स का वायरस, उसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप की। और लेटर ऑन जब स्मॉल पॉक्स का वायरस से उसको इन्फेक्ट कराया, वो उसको इन्फेक्ट करने आया, तो फिर उसके पास ऑलरेडी बच्चे के पास जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी। सो क्या हुआ कि वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने डिफेंड कर लिया बॉडी को, और इस तरह से बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं फिर जो है आने वाली जितनी भी वर्ल्ड की वैक्सीन्स हैं वो बनी, जिसके अंदर लाइव इटेनुएटेड वैक्सीन्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को या किल किया जाता है या वीक किया जाता है और फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. So that was the Edward Jenner work. Next we will move to the Louis Pasteur work. Next person was Louis Pasteur. He was father of modern microbiology. जो हमारे पास एंटोनी वैन लिवनहुक था, दैट वाज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है दैट इज़ लुइस पास्चर। और इसका बहुत सारा ऐसा काम है जो कि मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इसकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म थ्योरी इसने प्रपोज की कि यानी हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके पीछे किसी जर्म का हाथ होता है, यानी कोई ना कोई जर्म होता है जिसकी वजह से हमें इलनेसेस होती हैं। और उसके अलावा ही डेवलप्ड द लिक्विड मीडिया टू ग्रो द ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा लिक्विड कल्चर मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं ब्रॉथ वगैरह, तो ही हैज़ डेवलप्ड दैट न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। एंड उसके अलावा पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें मिल्क या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है टू उनको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे पाक करने के लिए जो भी स्टेप किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द पास्चराइजेशन। उसके अलावा वैक्सीन फॉर कॉलरा, एंथ्राक्स एंड रेबीज़, और इसने ये डेवलप की तीनों बड़े इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स। उसके अलावा स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन जो आजकल यूज़ किए जाते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए या स्टराइल करने के लिए ऑटोक्लेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हॉट एयर ओवन ऑल्सो ही हैज़ डेवलप ऑल दीज थिंग्स जो कि आज भी यूज़ होती हैं. Next scientist is Robert Koch, and he was a German physician and microbiologist from 1843 to 1910. He discovered the bacteria Mycobacterium tuberculosis causing the tuberculosis and Vibrio cholera causing the cholera. और जो टीबी जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी थी उसका जो ऑर्गेनिज्म था वो इसने डिस्कवर किया था, दैट वाज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद कॉलरा जो हैज़ा था जो उसका कॉजेटिव एजेंट इसने डिस्कवर किया, दैट वाज विब्रियो कॉलरा। उसके अलावा ही डेवलप्स अ कॉच पॉस्टुलेट जो हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे कि कॉच पॉस्टुलेट क्या है। ही सेट ऑफ प्रिंसिपल यूज टू लिंक द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्पेसिफिक डिजीज़ के किसी भी
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी डिजीज़ के साथ इसने कैसे लिंक किया, और जो इसे नोबेल प्राइज़ विन किया 1905 में इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन ट्यूबरक्लोसिस। कॉस्ट पोस्टुलेट किस तरह से जर्म को एनिमल से लिंक करता है, कि किस तरह एक जर्म है वो एनिमल को डिजीज़ कॉज करता है, और उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि अब ये जो एनिमल है जिसको या ये भी जो ऑर्गेनिज़म है, ये जिस भी डिज़ीज़ की वजह से इसकी डेथ हुई है, और जिस ऑर्गेनिज़म की वजह से इसकी डेथ हुई है, उस ऑर्गेनिज़म को इसकी बॉडी में होना चाहिए मस्ट, और इसको मस्ट आइसोलेट भी होना चाहिए, कि यानी जो वजह थी बीमारी की, वो ऑर्गेनिज़म जब हम कल्चर मीडिया पे ग्रो करेंगे तो वो आइसोलेट होना चाहिए। जब ये आइसोलेटेड जो पैथोजन है, जब हम दोबारा से एक हेल्दी एनिमल को में की बॉडी में डालेंगे, तो वो हेल्दी एनिमल भी इसी तरह अफेक्ट होना चाहिए जिस तरह पहला वाला अफेक्ट हुआ था। और फिर चौथी बात क्या है कि अगर हम इसकी बॉडी से भी जब ऑर्गेनिज्म को कल्चर करेंगे तो वो भी आइसोलेट होना चाहिए, और हमें इसी फॉर्म में मिलना चाहिए जिस फॉर्म में ये पहले ऑर्गेनिज्म से मिला था। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, but should not be found in healthy organism. The microorganism must be isolated from a disease organism and grown in pure culture. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स में पैथोजन ना सिर्फ प्रेजेंट हो बल्कि वो कल्चर में आइसोलेट भी हो. द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी ऑर्गेनिज्म. तो हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो उसको डिजीज भी कॉज करेगा. एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड disease experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent. और जब इसको दोबारा से कल्चर किया जाएगा, ना सिर्फ ये आइसोलेट होगा बल्कि बिल्कुल उस जैसा होगा जो पहले इस एनिमल को अफेक्ट किया था. सो दिस वाज द कॉस्ट पोस्टुलेट जो कि जर्म को ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है. Next scientist is Alexander Fleming, and he has discovered the penicillin in 1929. So how he discovered? He was working in his lab और काम करते हुए स्टेफ ऑरियस पे काम कर रहा था, क्योंकि जो उस वक्त जो है वो उसका जो एनिमल थे उनको अफेक्ट कर रहा था. तो वो स्टेफ ऑरियस पे काम कर रहा था और उसने जो कल्चर मीडिया है उस पर स्टेफ ऑरियस को ग्रो कराया हुआ था. तो उसने जब नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो जो स्टेफ ऑरियस का जो कल्चर था उसमें जो ऑर्गेनिज्म थे ग्रो हुए हुए वो किल हुए हुए थे, और अच्छी खासी ऑर्गेनिज्म की जो कल्चर मीडिया पे डेथ हुई हुई थी. उसने नोटिस किया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने स्टेफ ऑरियस वाले जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दिया. तो उसने नोटिस किया कि एक मोल्ड थी या फंगस थी, वो उस कच्चे मीडिया पे ग्रो हुई, और उसने क्या किया कि उसने स्टेफ ऑरियस का जो ऑर्गेनिज्म था उसको किल कर दिया. दैट्स हाउ ही डिस्कवर द पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है. और आजकल जो उसके बाद से भी वर्ल्ड वार हुई थी, जो उसमें जो जंग में जो भी ज़ख्मी थे उनको जो ज़ख्म थे उसमें जो स्टेफ ऑरियस की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे थे उसको ट्रीट करने में पेनिसिलिन ने बहुत बड़ा काम किया था. और इसके अलावा आज भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इसी बेस पे बन रही हैं और वो भी ट्रीट हो रही हैं. और उसके अलावा जो है वो स्टेफ ऑरियस इज़ अ वेरी डेंजरस पैथोजन, और वो बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में. Different branches of the microbiology: bacteriology, study of the bacteria; mycology, study of the fungi; protozoology, study of protozoa; phycology, study of algae; parasitology, the study of parasite; virology, study of viruses; immunology is the study of immune system. माइक्रोबियल फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मीन फंक्शनल स्टडी, माइक्रोब्स की किस तरह से फंक्शनल स्टडी करेंगे. हाउ द माइक्रोबियल सेल फंक्शंस इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर. उसके अलावा माइक्रोबियल जेनेटिक्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जीन्स को स्टडी करेंगे. हाउ जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इन माइक्रोब्स इन रिलेशन टू देयर सेलुलर फंक्शंस. एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी में एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स देखते हैं. एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में एग्जामिन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट हेल्थ एंड सॉइल. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं किस तरह से माइक्रोब जो हैं वो इलनेसेस कॉज करते हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जाता है. अ ब्रांच ऑफ साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन.
Veterinary microbiology, the role of microbes in veterinary medicine. Environmental microbiology, the function and diversity of microbes in their natural environment. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के इंडस्ट्रीज में किस तरह से माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, द एक्सप्लॉयटेशन या यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर यूज़ इन इंडस्ट्रियल processes. Examples include the industrial fermentation and waste water treatment. माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए ना सिर्फ फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, और फर्मेंटेशन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, इसमें ब्रेड्स आ जाते हैं, और जो भी पिज़्ज़ा या इसके अलावा जो भी फूड है, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, और भी बहुत सारे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फर्मेंटेशन की. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये आ जाता है कि जो भी वेस्ट वाटर उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है. एरो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एयरबर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and their interaction with food. Thanks for listening.